Hello everyone and welcome to the English class. So, in the previous class, we were studying our chapter A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. So, students, we were studying that this chapter is an autobiography of Mr. Nelson Mandela. ठीक है, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि एक ऑटोबायोग्राफी है और उसका ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो कि हम इस अपनी बुक में पढ़ रहे हैं. हमने पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला कैसे एक पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने अपनी स्पीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट बोला और वहां पे उन्होंने क्या कुछ आर्मी के बारे में जो भी डिस्क्राइब किया था. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम भी जब हमारे यहाँ पे 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जो भी दिल्ली में परेड होती है वो सब हम टीवी पे बैठकर देखते हैं, कैसे जो आर्मी होती है वो अपने आप को दिखाती है, अपना प्रेजेंट करती है, कैसे आसमान में जैसे एरोप्लेन्स वगैरह जाते हैं ना. तो वहां पे भी नेल्सन मंडेला ने ये सब एक्सप्लेन किया था. और उन्होंने एक चीज और डिस्क्राइब की थी. उन्होंने ये दिखाया था कि वहां पे उस दिन 2 नेशनल एंथम्स लोग गा रहे थे. 2 नेशनल एंथम्स कौन से? एक नेशनल एंथम जो कि व्हाइट लोग गाते थे, व्हाइट्स जो कि वहां पे गोरे लोग थे वो गाते थे, और एक नेशनल एंथम ये नया बनाया है नेशनल एंथम जो कि ये सबके लिए है. तो जो गोरे लोग वहां पे नेशनल एंथम गाते थे वो बेसिकली दिखाता था व्हाइट्स की सुप्रीमेसी को, है ना. लेकिन अब जो ये नया नेशनल एंथम बनाया है, ये जो नेशनल एंथम है ये सबके लिए बनाया गया है. तो नेल्सन मंडेला इसको देख के बहुत ही खुश हो रहे थे. क्यों खुश हो रहे थे? वो देख रहे थे कि ये जो दोनों हैं एक साथ अपना वो नेशनल एंथम गा रहे हैं और दोनों को एक दूसरे के लिरिक्स नहीं आते, है ना. लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए खड़े हैं, एक दूसरे के सम्मान में खड़े हुए हैं, ये बिना उसके कि मतलब उनको लिरिक्स भी नहीं आते. तो नेल्सन मंडेला कह रहे थे कि इन द फ्यूचर, कि अब इन द फ्यूचर जो है, फ्यूचर में ये सब लोग मिलके रहेंगे क्योंकि अब ये रिस्पेक्ट करने के लिए खड़े हैं. तो फ्यूचर में तो ये मतलब एक साथ हो जाएंगे, इन सबको इसके लिरिक्स याद हो जाएंगे. तो नेल्सन मंडेला इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं. ठीक है. सो अब हम इस चैप्टर के आगे का पार्ट पढ़ेंगे. तो मिस्टर नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब करते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. मिस्टर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर आदमी की लाइफ में उसकी 2 जिम्मेदारियां होती हैं, 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं. क्या होती हैं? एक होती है ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स. एक जिम्मेदारी होती है उसकी फैमिली की तरफ. एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. और दूसरी जिम्मेदारी होती है उसकी कंट्री के लिए, उसकी कंट्री के लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए. ठीक है. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज. वो कहते हैं अगर ये सब चीजें, जैसे अगर एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबको इक्वली देखा जाता है या फिर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो ये 2 ऑब्लिगेशंस पूरी करने बहुत ही ज्यादा इजी होती है किसी भी इंसान के लिए. मतलब ऐसी कंट्री जहां पे सबको एक ही नजर से देखा जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो वहां पे ये सब ऑब्लिगेशंस पूरी करना हर एक आदमी के लिए इजी हो जाता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. तो अब ये बताते हैं कि अब तक जब मैं प्रेसिडेंट नहीं बना था, मतलब अभी तो मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं, अब सब ठीक हो गया है, लेकिन अब तक जब मैं प्रेसिडेंट नहीं बना था तो साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे इंसान, यानी कि क्या बात कर रहे थे वो, कि मेरे जैसे कलर के इंसान के लिए ये चीजें करना, ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था. ठीक है. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. वो कहते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका में कोई भी काला आदमी या कोई भी ब्लैक मैन अगर ये सब चीजें पूरी करने की कोशिश करता था तो उस इंसान को क्या है, अलग कर दिया जाता था, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, उसको अपनी फैमिली से दूर भेज दिया जाता था. ठीक है. तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में पहले इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब उन लोगों को स्लेवरी भी करनी पड़ती थी, नौकर चाकर, मतलब उनको यही काम करने को मिलता था. और अगर कोई भी आदमी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहता था तो उसको
उससे अलग कर दिया जाता था, उसको उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन, नहीं ये तो पढ़ लिया हमने। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. तो उन्होंने बोला कि शुरुआत से ही मैं ऐसा नहीं था, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भी, जैसे बहुत लोग होते हैं, मैं भी सबसे पहले अपनी फैमिली को ही देखता था, उसके बाद मैं सोचता था कंट्री की। तो वो कहते हैं कि पहले मैं भी फैमिली के बारे में ही सोचता था, लेकिन उनको जब ये पता लगा, मतलब जैसे उनको कुछ नहीं करने दिया जाता था, इतनी सारी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े होते गए, उन्होंने देखा ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है, ये खाली उनके साथ नहीं, उनके ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ भी हो रहा है, उनके और फैमिली मेंबर्स के साथ हो रहा है। और जब उन्होंने देखा कि इससे तो सब लोगों के साथ हो रहा है, उनकी कम्युनिटी के, तो फिर उन्हें लगा कि हाँ, कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, अब मैं खाली अपने लिए नहीं सोच सकता, मुझे अब सब लोगों के बारे में सोचना है। ठीक है। जब उन्होंने देखा कि खाली उन्हीं के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि और लोगों के साथ भी, या फिर उनकी पूरी कम्युनिटी के साथ ये हो रहा है, तो यही वो चीज थी जो कि उनको क्लिक करी उनके माइंड में। तो इसलिए यहां पे लिखा है इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न। यही वो चीज थी जो जब उन्होंने सीखना स्टार्ट किया। और उन्होंने ये भी बोला कि आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग। वो कहते हैं कि मेरे को अपने बेसिक राइट्स के लिए भी लड़ना पड़ता था, वो भी मेरे को नहीं मिलते थे। क्या? जैसे कि वो खाली अपनी नहीं बात कर रहे, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ अर्निंग, फ्रीडम ऑफ मैरिंग, फ्रीडम ऑफ हैविंग अ फैमिली। तो उनको ये सब चीजें भी नहीं करने दी जाती थी। उसके बाद उन्होंने सब फिर अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। और फिर वहां पे लिखा है दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। तो वो कहते हैं इसके बाद मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये बच्चों वही पार्टी है जिससे इन्होंने 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स जीत के ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये कहते हैं कि तभी मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया, और इसी के बाद से जो मेरी आजादी की जो लड़ाई की जो मेरे अंदर चिंगारी थी, वो बढ़ती ही चली गई। वो जो भूख थी, वो जो हंगर थी, उसके बाद वो रुकी नहीं, वो बस बढ़ती ही चली गई। ठीक है। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. तो वो कहते हैं ये वो डिजायर थी, मेरी वो इच्छा थी कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे भी कम्युनिटी के लोग जो कि है उनके, वो भी डिग्निटी से रहें, उनको भी सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, उनकी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इन चीजों को वो देखते हुए उन्होंने इन चीजों को अपनी मोटिवेशन बनाया। और इस चीज से वो, मतलब ये कहते हैं कि जो आदमी एक डरा हुआ आदमी हुआ करता था पहले, अब वो एक बोल्ड बन गया है। ये बोल्ड स्टेप लेने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं एक अब बोल्ड इंसान बन चुका हूं। ठीक है। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। तो वो कहते हैं कि जब तक मुझे ये सब चीजें पता चली धीरे धीरे कि वो कहते हैं कि वैसे तो मैं कानून को फॉलो करने वाला आदमी हूं, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सब चीजें जो हैं ये ठीक नहीं हो रही है हमारी कम्युनिटी के साथ, तो फिर मैंने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो मेरे को फिर जेल भेज दिया गया। तो इसीलिए, और जेल भेजने वाले को तो हम क्रिमिनल वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, तो इसीलिए उन्होंने अपने लिए यहाँ पे क्रिमिनल वर्ड का यूज किया है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं जब मैंने आवाज उठाई व्हाइट पीपल के सामने, तो उन्होंने मेरे को जेल भेज दिया। ठीक है। That turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो वो यहाँ पे कहते हैं कि इस चीज ने ही मेरे को अपनी फैमिली से अलग करा। क्यों अलग हुए वो अपनी फैमिली से? क्योंकि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे थे जो कि खाली एक फैमिली, एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी के लिए थी, बल्कि पूरी कंट्री के वेलफेयर के लिए थी। ठीक है।
तो इस चीज की वजह से उन्हें अपनी फैमिली को भी छोड़ना पड़ा। फैमिली को उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि फैमिली में रहते हम ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारी चीजों से रिस्ट्रेन होना पड़ता है, हमें एक बंधन होता है। तो इसीलिए उन्होंने एक साधु की तरह, एक मॉन्क की तरह ये लड़ाई लड़ी, जो कि उनकी खुद की नहीं बल्कि सबके लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, वो कहते हैं कि फ्रीडम इज इनडिविजिबल, कि जो आजादी है वो, उसको हम मतलब इनडिविजिबल, उसको बांट नहीं सकते लोगों में, कि हम इसको बांट देंगे, तुमको ये आजादी है, तुमको इतनी आजादी है, तुम इतना करोगे, तुम इतना करोगे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, उसको हम बांट नहीं सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। जैसे कि अगर हम अपनी ही कम्युनिटी में अगर किसी बंदे को कहते हैं कि तुम ये काम करो लेकिन तुम ये काम नहीं करोगे, तो वो जो चीजें हम उसको करने से मना कर रहे हैं, वो चीजें मुझ पे खुद पे भी लागू होंगी, है ना। अगर मैं किसी आदमी को कुछ चीज करने को मना कर रहा हूं, तो वो चीजें मेरे पे भी आगे लागू हो सकती हैं। ठीक है, तो मेरे को ऐसा फ्रीडम देना है जहां पे वो इनडिविजिबल हो। फ्रीडम का मतलब ही होता है आजादी, जहां पे कुछ भी चीज बटी हुई ना हो। ठीक है, किसी पे भी हम चेन नहीं लगा सकते। अगर हम किसी पे चेन लगा रहे हैं तो वो सबके लिए हो। अगर कोई रूल बना है तो खाली वो ब्लैक पीपल के लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा, व्हाइट्स के लिए भी होगा, ब्लैक्स के लिए भी होगा। ये वो चीज कहना चाह रहे हैं इसमें। वो कहते हैं आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो कहते हैं कि जो ऑप्रेसर होता है, मतलब जो कि जुल्म करता है और जो जुल्म सहता है, उन दोनों के पास से ही, उन दोनों के अंदर ही ह्यूमैनिटी नहीं बचती। कैसे नहीं बचती? वो कहते हैं अ मैन हु टेक्स अवे, जो आदमी किसी आदमी की आजादी ले लेता है, उसके अंदर आप देखो उसके अंदर कितनी ज्यादा नफरत होगी, है ना। मैं अगर किसी की आजादी ले रहा हूं तो मेरे अंदर कितनी ज्यादा नफरत है उसके प्रति। तो अगर जिस इंसान के अंदर नफरत होती है वहां तो ह्यूमैनिटी होती ही नहीं है ना। वो कहते हैं कि ऐसा आदमी क्या होता है, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है, ये जो पैराग्राफ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो वो यहां पे बात करते हैं कि ऐसा आदमी जो कि दूसरे आदमी की आजादी ले सकता है, वो कितना ज्यादा नैरो माइंड हो सकता है। नैरो माइंड का मतलब छोटी सोच वाला आदमी, और प्रेजुडिस का मतलब किसी एक चीज को लेके किसी के साथ पार्शल होना। तो वो कह रहे हैं ऐसा आदमी बहुत ही ज्यादा वो भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो भी छोटी सोच का होता है। ठीक है, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो कह रहे हैं कि मैं खुद भी पूरी तरीके से आजाद नहीं हूं अगर मैं किसी और की आजादी ले रहा हूं। तो वो क्या कह रहे हैं, किस चीज से आजाद नहीं है? उसके अंदर क्या होगा, नैरो माइंडेडनेस होगी, उसके अंदर क्या होगा, प्रेजुडिस होगा, बदले की भावना होगी, नफरत होगी। तो वो आदमी खुद भी तो फ्री नहीं है ना। इसलिए उन्होंने अगली लाइन में बताया है कि द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। वो ये कहते हैं कि देखो, जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ तो बुरा हो ही रहा है, उसके बेसिक राइट्स, बेसिक रूल्स उसको नहीं फॉलो करने देते, उसको राइट्स फॉलो नहीं करने दे रहे, तो उसके अंदर की इंसानियत तो खत्म, वो खुद छीन रहे हैं। लेकिन जो ऑप्रेसर है, जो ये चीजें कर रहा है दूसरे के साथ, वो भी, उसके अंदर भी इंसानियत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा हेट्रेड, इतनी ज्यादा नैरो माइंडेडनेस होती है। ठीक है, तो वो दोनों को कह रहे हैं कि दोनों का इसमें कुछ फायदा नहीं है। तो यही इस चैप्टर में वो ये बताना चाह रहे थे, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी जो वो बताना चाह रहे थे इस चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया और सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में यही था कि नेल्सन मंडेला ने कभी भी गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपनी फ्रीडम का ना सोच के उन्होंने पूरे सबकी फ्रीडम के बारे में सोचा और एक बोल्ड स्टेप लिया, जिसकी वजह से वो एक साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, सो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें लाइन टू लाइन आपको थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट लाइन थी उनको एक्सप्लेन किया है। सो आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और एक बार इसको अपने आप से रीड आउट जरूर कीजिएगा चैप्टर को। ठीक है,
So all the best for you. Keep studying and thank you.